हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो कि हमने कल जो वीडियो आपकी बनाई थी उसमें आपका क्या क्या परिभाषाएं हो चुकी हैं। जीवोम बायोम भी हो गया, अजैविक हो गया है। कल का टॉपिक आपका रहा था प्रमुख जैविक घटक, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपकी रहेगी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक एवं प्रकार, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं और उसके प्रकार हैं उनसे संबंधित करेंगे, जिसमें आपका उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला, ये सभी आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमने टॉपिक आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो हम पहुंचने ही वाले हैं। ये हो गया आपका जैविक घटक हो गए। अब यहाँ से आ जाता है हमारा पारिस्थितिकी के प्रमुख प्रकार घटक और तो पारिस्थितिकी के घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें आपका पहला उत्पादकता आता है, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र आते हैं। ये क्या है? ये सभी आपके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे रहेगा आपका, जैसे ये हमारे घटक हो गए हैं। अब उत्पादकता क्या होती है उसको देखते हैं। उत्पादकता में आपके किसी भी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि दर यानी कि उत्पादक दर को उत्पादकता कहते हैं। किसी क्षेत्र के स्वपोषित पोषित प्राथमिक उत्पादक जैसे कि पेड़ पौधे द्वारा प्रति इकाई सतह में प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता का जो मापन है वो दो रूपों में किया जाता है। एक आपका जीपीपी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादन, दूसरा है आपका शुद्ध प्राथमिक उत्पादन, ठीक है। तो कितने हो गए? दो हो जाते हैं। वहीं आपका सकल प्राथमिक उत्पादन क्या है? ये आपका जीपीपी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा निश्चित इकाई क्षेत्र व समय में बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। इसकी जो इकाई है ये आपकी कैलोरी प्रति वर्ग मीटर होती है, ठीक है। किसकी? सकल प्राथमिक उत्पादन की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई कैलोरी प्रति वर्ग मीटर होती है, ठीक है। अब आगे आपका आएगा कि जीपीपी की एक बड़ी मात्रा का उपयोग जो है वो कौन किस में होता है? तो जीपीपी की आपकी जो एक बड़ी मात्रा में जो उपयोग है वो पौधों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पौधों द्वारा श्वसन प्रक्रिया में किया जाता है, ठीक है। आगे है कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादक नेट प्राइमरी प्रोड्यूशन एनपीटी यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादन में श्वसन क्रिया में उपयोग हुई ऊर्जा की मात्रा को घटाकर प्राप्त होता है। क्या होता है? मात्रा को घटाकर प्राप्त होता है। द्वितीय उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। नोट है आपका कि नेट प्राथमिक उत्पादन, तो नेट प्राथमिक उत्पादन क्या है? ये सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन द्वारा उपयोग की हुई ऊर्जा की मात्रा, ठीक है। अब ये हमारे तो उत्पादन से संबंधित हो गया। अब हम बात करेंगे अपघटन। अपघटन क्या है? तो अपघटक जो है वो मृत जीवों या पौधों, अन्य कार्बनिक पदार्थों व जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यह प्रक्रिया क्या? यह प्रक्रिया आपकी अपघटन कहलाती है। यानी कि जो अपघटक मृत जीवों या पौधों, अन्य कार्बनिक पदार्थों व जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों CO2 व जल आदि में विघटित कर देते हैं, यही जो प्रक्रिया होती है ये आपकी अपघटन कहलाती है। मुख्यतः जो बैक्टीरिया, कवक आते हैं अपघटन में। कौन होते हैं? बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया और कवक हैं ये किन पर निर्भर होते हैं? तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। आगे है कि अपघटन की प्रकृति में महत्वपूर्ण चरण आपका क्या है? विखंडन है, निच्छालन है, अपचयन है, ह्यूमस का निर्माण, ह्यूमस यानी कि खाद का निर्माण, और खनिजीकरण है। क्या है? ठीक है। विखंडन में आपके केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि जो केंचुए हैं वो आपकी जो मृदा है उसको कैसे उपजाऊ बनाते हैं? तो जो अपरदन होता है उनको वो छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं, जिससे उसमें जो ऑक्सीकरण है वो अच्छे से हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे है कि जब जब जल के साथ खनिज तत्वों व अकार्बनिक तत्व मृदा की परतों में समाहित हो जाते हैं, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तब ये जो प्रक्रिया होती है ये आपकी निश्चालन कहलाती है। तो निश्चालन क्या होती है? जब जल के साथ खनिज तत्व, अकार्बनिक तत्व मृदा की परतों में समाहित हो जाते हैं, उस क्रिया को निश्चालन
कहते हैं। अपचय क्या है? तो जीवाणु और कवक एंजाइम अपरद को अलग अलग अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहा जाता है। इसी के साथ है कि ह्यूमस का निर्माण खनिजीकरण मृदा के अपघटन से होता है और मृदा में पाए जाने वाले गहरे भूरे रंग के पदार्थ ह्यूमस कहते हैं। यह प्रकृति में क्लोआइडी होता है तथा इसमें पोषक तत्वों का भंडारण होता है। वहीं कुछ जीवों द्वारा ह्यूमस को अधिक विघटित करने पर अकार्बनिक तत्वों के रूप में खनिज की प्राप्ति होती है, जिसे हम खनिजीकरण कहते हैं। ठीक है। अब है आपका कि अपघटन। जो अपघटन है ये अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता वाली प्रक्रिया है। अपघटन को नियंत्रित करने वाले कारकों में तापमान, मृदा की नमी सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें आपका लिग्निन काइटिन की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की जो दर है वो धीमी हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन और जल की मात्रा अधिक होने पर अपघटन की दर भी तीव्र हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह क्या होता है? जैसे कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर की ओर जो ऊर्जा का एक दिशीय कैसा ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशीय होता है। ठीक है। यानी कि निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर जो लगातार चलता है, जो प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है तथा विभिन्न पोषण स्तरों में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का अपव्यय होता है। यानी कि एक स्तर से दूसरी स्तर तक जाने के लिए जो ऊर्जा होती है उसका एक निश्चित मात्रा में अपव्यय होता है। ठीक है। आगे है आपका कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का क्रमबद्ध संबंध होता है। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो ऊर्जा का जो क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है, यानी कि जो अगर आपके प्राथमिक ने कुछ खाया है तो जो द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा तो उसका कुछ अंश हट जाता है। ठीक है। आज जैसे पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का केवल 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। यानी कि पृथ्वी पर जो हमारा सौर ऊर्जा जो आती है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% ही आपका क्या है? 1% ही केवल आपकी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें यूज होता है। बाकी पूरे पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए यूज होता है। फिर आता है कि प्राथमिक पोषण स्तर स्थानांतरण के समय कुछ ऊर्जा की हानि होती है, जो कि आपके लिंडमान के 10% नियम के अनुसार होता है। लिंडमान का 10% का नियम क्या था? तो उनका मानना था कि जैसे कि हमारा ये पोषण स्तर है, यानी कि जो ये उत्पादक हैं, उत्पादक को हमारी 1000 ऊर्जा मिलती है तो उत्पादक से हमारे प्राथमिक उपभोक्ता जाते जाते उसके पास 100 रह जाती है, और प्राथमिक से जब द्वितीय उपभोक्ता के पास आती है तो 10 रह जाती है, और वही जब उच्च पर जब जाती है तो उसके पास पहुंचते पहुंचते केवल 0 ही ऊर्जा बचती है। यही क्या है? यही आपके लिंडमान का 10% का नियम था। ठीक है। और जो इसका कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण व पुनर्चक्रण नहीं होता है। जो ऊर्जा होती है वो लगातार जैसे एक दिशीय होता है, ये नहीं कि इसमें से चली गई है तो फिर लौट के वापस आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक दिशीय होती है ऊर्जा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके खाद्य जो चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। ठीक है। इसमें क्या है? जो चारण है इसमें उत्पादक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में चल रहते हैं। जो चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में रहते हैं। वहीं जो अपरद होते हैं, अपरद खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होता है। ठीक है। चारण खाद्य श्रृंखला में इस खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा सीधे सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। वहीं अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा जो है वो कार्बनिक अपशिष्ट से प्राप्त होती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला का जो मुख्य स्रोत है वो ऐसे होता है कि घास, टिड्डा, पक्षीगण और बाज। यानी कि जो घास है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षीगण खाते हैं। यानी टिड्डे कौन खा जाता है? पक्षी खा जाते हैं। और पक्षियों को कौन खा जाता है? तो बाज खा जाता है। और जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो अधिकांश जो प्रभाव है वो अपरद खाद्य श्रृंखला से होता है। जैसे कि कचरे को कीट, उसको कीड़े मकोड़े, और कीड़े मकोड़ों को छोटी मकड़ियाँ खा जाती हैं। ठीक है। अब बात आती है हमारी खाद्य श्रृंखला पर। खाद्य श्रृंखला में क्या है? तो हम इस तरीके से खाद्य श्रृंखला को लेके चलेंगे। ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला इसमें जीवों से एक जीव से दूसरे जीव के माध्यम से ऊर्जा का जो पोषण है वो रेखीय प्रभाव होता है। कैसा होता है? रेखीय प्रभाव होता है। ठीक है।
फिर आता है कि जो खाद्य श्रृंखला पोषण और ऊर्जा प्रवाह के केवल एक भाग को ही दर्शाता है तथा जीवों के मध्य सामान्य व पृथक संबंधों को प्रदर्शित करता है। अर्थात प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो एक जीव होता है वो किसी दूसरे का खाद्य श्रृंखला खाना बन जाता है। यानी कि जो टिड्डा है, टिड्डे का खाना क्या है, तो टिड्डे का खाना है आपकी घास, ठीक है। और घास, टिड्डे का खाना क्या है, घास है। और टिड्डे को कौन खा जाता है, तो जो मेढक है, मेढक का खाना क्या है, टिड्डा है। तो टिड्डे को कौन खा गया, मेढक खा गया। यानी कि जो टिड्डा था वो अपना पेट भरने के लिए घास पर निर्भर था। मेढक जो है वो टिड्डे अपना पेट भरने के लिए टिड्डे पर निर्भर है। और मेढक को कौन खा जाता है, तो सांप खा जाता है। तो सांप का जो पेट भरने का साधन क्या है, मेढक है, ठीक है। अब वहीं आता है बाज। बाज को क्या कहते हैं, खाने का साधन क्या है, तो वो सांप है। तो सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। और बाज को, तो बाज को खा जाते हैं कवक। कौन खा जाते हैं, कवक खा जाते हैं आपकी। तो ये क्या है, ये मतलब हर कोई एक दूसरे पर ही निर्भर है। ये आपकी खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में आ जाता है, ठीक है। अब हम खाद्य जाल की बात करते हैं। खाद्य जाल में क्या होता है कि यह अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का एक संयोजन होता है जो जीवों के बीच परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। यानी कि जो जीव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस चीज को दर्शाता है क्या, तो खाद्य जाल, ठीक है। और यही संभव ऊर्जा व पोषण प्रभाव को दर्शाता है। खाद्य जाल पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जीवों को भोजन के लिए एक से अधिक विकल्प प्रदान करता है तथा एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का सदस्य हो सकता है, जिस कारण उसके जीवित रहने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक वच्छड़ जैसे घास पर खरगोश तथा टिड्डा तथा बकरी सभी निर्भर होते हैं। जैसे कि ये हो गई आपकी घास, ठीक है, और ये झाड़ी। तो घास पर कौन कौन निर्भर है, घास पे आपका चूहा भी निर्भर है, टिड्डा भी निर्भर है, ठीक है। अब इन चूहा और टिड्डों पर कौन निर्भर है, तो सांप निर्भर है, ठीक है। मेढक पर कौन है, बाज भी निर्भर है, ठीक है, सांप भी निर्भर है। वहीं मोर की बात करें तो मोर आपका सांप पे निर्भर है, ठीक है। और घास पर और कौन है, तो आपका जो हिरन है वो भी आपका घास पर निर्भर है। और हिरन और मोर को कौन खा सकता है, तो चीता खा सकता है, चीते तो बाज। मतलब इस तरीके से हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, कोई स्वतंत्र नहीं है। खाद्य जाल क्या है, खाद्य जाल ही इसी को ही कहते हैं कि हर जो प्रकृति में जो है उत्पादक, उत्पादन और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता सभी कोई एक दूसरे पर अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। अब आता है आपका ये खाद्य श्रृंखला हो गया। यानी कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जो पोषण स्तरों में प्रजातियों की जो संख्या है वो सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं पर्याप्तता में इस प्रकार के ह्रास होता है। उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, जो कि पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के जैसा हो जाता है। और जो आपका पारिस्थितिकी पिरामिड है इसका टॉपिक हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, क्योंकि ये भी आपको विस्तार से हम समझाएंगे। क्योंकि हम चाहें तो ये अभी आपका बिल्कुल वन लाइनर में हम आपका करा दें तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक समझ ना आए। तो जो आपका पारिस्थितिकी पिरामिड है ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया है, पढ़ाने जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।